बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वस्ता की और पूरी दुनिया की सियासत और बिलखुसूस इस वक्त जो पाकिस्तान का खित्ता है और मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा कोहराम मच चुका है, क्योंकि ईरान पर बाज़ाब्ता डायरेक्ट हमला कर दिया गया है और इस सारे मामले के अंदर ये हमला अनप्रेसिडेंटेड है और इस तरह से डायरेक्टली बराह रास्त ईरान की तंसीबात के ऊपर हमला कभी नहीं किया गया। इससे पहले और बहुत से हरबे तो अपनाए जाते रहे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है और इस वक्त तमाम तर खित्ते के ममालिक के लिए, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस में भी इजाफा होता जाना है। ये चीज़ भी आपने समझ लेनी है और इस हमले के हवाले से बड़ी अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस वक्त इसराइल, अमेरिका और सऊदिया, ये तीन वो मुल्क हैं जिन्हें ईरान से सबसे बड़ा मसला है और इस सब के अंदर ईरान जो है उसके लिए बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट इससे पहले भी किए जाते रहे। आपको पता है कि ईरान की जो फौजी तंसीबात है, खासकर ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, ईरान की जो मिसाइल साइट्स हैं और ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये इसके दुश्मन ममालिक की आंखों में हमेशा से खटकती रही हैं। दिस इज नॉट समथिंग न्यू। और इस सब के अंदर इसकी एक सबसे अहम तरीन वजह तो यह है कि कम वसाइल होने के बावजूद दुनिया भर से सैंक्शंस और पाबंदियां, मुआशी इस्तेहसाल, हर तरह की पाबंदी के बावजूद आला महारत, जिद्दत और काबिल भरोसा टेक्नोलॉजी जो है इसका होना और ईरानी मुखालिफ ममालिक जो हैं, यानी ऑब्वियसली जो ईरान से दुश्मनी रखते हैं, इस टेक्नोलॉजी को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी समझते हैं और इसकी तबाही वो ये समझते हैं कि ईरान के पास इस टेक्नोलॉजी का आना उनके लिए ज़हर कातिल होगा, क्योंकि ये सेफ हैंड्स में नहीं रहेगा। और इसलिए इस टेक्नोलॉजी को ख़त्म करना और ईरान को इस टेक्नोलॉजी से महरूम करना, तमाम तर जो दुनिया के कुछ बड़े ममालिक हैं उनका मिशन नंबर 1 भी यही है। अब ईरान में माजी पर हर तरह का दबाव डाला गया, डिप्लोमेटिक प्रेशर अपनी जगह, इकोनॉमिक प्रेशर अपनी जगह, लेकिन फिर भी ईरानी फौज जो है वो कम तरीन वसाइल के अंदर जो फौजी मैदान है उसमें भी और जो टेक्नोलॉजी का मैदान है जिसमें आप नया ऑब्वियसली नई तरक्की करते हैं और नई इजादात करते हैं, इसमें ईरान अपने तजुर्बे भी करता रहा है, ईरान आगे से आगे भी बढ़ता रहा है। और अगर यह कहा जाए कि ईरान ने इस सब के अंदर इन सारी पाबंदियों के बावजूद अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को और अपनी टेक्नोलॉजी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दी है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। इसका एतराफ तो ये सारे ममालिक करते हैं। अब अमेरिका और इसराइल जो है वो कई बार कह चुके हैं कि वो ईरान की फौजी तंसीबात को निशाना बना सकते हैं, वो ईरान की फौजी तंसीबात पर हमले कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने हमेशा ईरान की फौजी तंसीबात पर बराह रास्त हमला करने से गुरेज किया है, यानी वो इस चीज को तो अवॉइड करते रहे हैं क्योंकि ईरान ने रिटेलिएट करना है। ताहम ईरान के फौजी जर्नैलों को कासिम सुलेमानी है, फिर ईरान के जो एटमी साइंसदान है, ईरान के लिए मोहसिन फखरीजादा ऐसे ही थे जैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अब्दुल कदीर खान, वो इन्हें निशाना बनाते रहे हैं ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म किया जा सके, लेकिन इसके अंदर भी कोई खातिर खा कामयाबी उन्हें नहीं मिल सकी। लेकिन अब जो बराह रास्त ईरान के ऊपर ड्रोन हमला किया गया है यह बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि इससे एक नई जंग और इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक नई जहत मिल सकती है। और जारी बात है इसमें अरब ममालिक का एक अपना किरदार है और पाकिस्तान इन चीजों से बाहर रह नहीं सकता। उस पर वैसे आगे चल के बात करते हैं, पहले कुछ डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख दूं। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर आपको पता है कि एक पूरा ईरान रेवोल्यूशन जो है वो भी ऑब्वियसली इस वक्त सर उठा रही है और ईरान के अंदर बहुत से प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, बहुत से अफराद मारे भी गए, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। और इसमें आलमी ताकतें जो है, ईरान का इल्जाम रहा है कि वो इन रेवोल्यूशंस को और वो जो एक ईरान के अंदर इनकलाब लाने की कोशिशें हैं उन्हें वो फ्यूल करते रहे हैं। एक तरह से ईरान ये एलिगेशंस लगाता रहा है। ईरान के अंदर आपको पता है कि एक हिजाब वाला मामला और जो मॉरल पुलिस है उसके मामले के ऊपर भी दंगे फसाद हुए, ये सब कुछ हुआ। अब इस वक्त तेहरान जो ईरान का कैपिटल है उस पर जो चीजें यहां पर रिपोर्ट हो रही हैं, एक तो ये है कि जो फाइटर जेट्स हैं वो ईरान की और तेहरान की फजाओं में बहुत ज्यादा उनकी आमदो रफ्त देखी जा रही है और गन शॉट जो है वो भी इस वक्त सुना गया है तेहरान के अंदर। और मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो इंटेंसिफाइड किस्म के मिलिट्री एयरक्राफ्ट तेहरान के ऊपर, और ये बेसिकली ब्लास्ट्स हुए
हुए हैं मुख्तलिफ हिस्सों में मुल्क के, क्योंकि ईरान के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि ईरान के अंदर इंटरनेट सर्विस जो है वो भी मुअत्तल कर दी गई। मल्टीपल ड्रोन अटैक्स हुए ईरानियन सिटीज के अंदर, जिनमें तेहरान है, कराज है, नमाक है, हमदान है, इस्फहान है, खोए है और अज़शर है और तबरीज है। और इस सब के अंदर जो इनकी इंस्टॉलमेंट्स, जो कि इनकी मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया गया है, एक साथ तमाम इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हमले इन्होंने किए हैं। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर ये मिसाइल स्ट्राइक्स या फिर ड्रोन हमले किए गए हैं, वो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि वो क्या क्या हैं। एक तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो ईरान की सिपाही पासदाराने इनकलाब है, उसके हेडक्वार्टर के ऊपर। दूसरा IRGC की जो स्पेशल फोर्स है, कुद्स फोर्स के बेस के ऊपर। और एक इसके साथ ही साथ जो एम्यूनेशन सेंटर है उसके ऊपर एक हमला हुआ है। एम्यूनेशन यानी जारी बात है आपका असला और गोला बारूद। और फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का जो प्रोडक्शन सेंटर है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं जी ड्रोन, और उनके प्रोडक्शन सेंटर के ऊपर, ईरान की एक रिफाइनरी के ऊपर, वेपन फैक्ट्री के ऊपर, और करजदा और हमदान के अंदर जो मिलिट्री बेसेस हैं उन पर बाज़ाब्ता तौर पर हमले किए गए हैं। और अब यह बताया गया है कि तकरीबन कम से कम 7 स्ट्राइक्स जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट की गई हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि ईरानियन प्रॉक्सी फोर्सेस जो सीरिया हैं, वहां पर भी बहुत कुछ हुआ है। जो सीरिया के अंदर ईरान की प्रॉक्सी है, उसके ऊपर अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने भी उन्हें क्रॉस किया है। तो वो मूवमेंट जो है उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इस सब के अंदर ईरान जो है उसने जो मौक़िफ़ इस वक्त दिया है, अच्छा मैं आपको यह भी बता दूं कि तेहरान का जो सदर्न पार्ट है, साउथ का पार्ट है, वहां पर एक तकरीबन जो लोकल टाइम है उसमें रात को 2:19 पे ग्लोइंग लाइट देखी गई। और उसके बाद जो जेट्स हैं वेस्टर्न तेहरान में, वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ वो जेट्स जो हैं उनकी मूवमेंट रिकॉर्ड की गई। और अब जो ईरान है वो इस वक्त ये मौक़िफ़ दे रहा है कि उसने रिपेल किया है ड्रोन अटैक्स को जो कि उसकी मिलिट्री साइट्स पर हुए हैं। और ईरान जो है उसने कुछ जाहिर बात है साथ के साथ हमले, जो मुख्तलिफ हमले इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं, उनके हवाले से इंफॉर्मेशन का फ्लो भी बहुत कम है। और इस सब के अंदर अभी तो ईरान ने बताना है, ईरान ने एलिगेशन लगाना है, ईरान ने अपने सबूत पेश करने हैं कि इसमें अमेरिका है, इसराइल है, अरब ममालिक का किरदार है। और फिर ऑब्वियसली ईरान रिटेलिएट भी कर सकता है और इसमें इसराइल के ऊपर डायरेक्ट भी ईरान की तरफ से चीजें जो हैं। इस वक्त 2-3 जो खबरें हैं, पहले मैं आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की वो सुना देता हूं। अल जजीरा कह रहा है कि ईरान थॉट्स ड्रोन अटैक ऑन इस्फहान मिलिट्री साइट। और इसके साथ ही साथ द गार्डियन जो है वो कह रहा है ड्रोन अटैक टारगेट्स ईरानियन डिफेंस फैक्ट्री एज ग्लोबल टेंशंस राइज। और इस सब के अंदर यह भी बताया गया है कि वहां पर जब ये अटैक्स हुए हैं, जो ब्लास्ट हुआ है ईरान की रिफाइनरी के अंदर, उसके बाद 5.9 मैग्नीट्यूड का जलजला भी आया है। ये द गार्डियन जो है आलमी जरीदा, वो इसे रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, जो ईरान इंटरनेशनल है, ईरान जारी बात है ईरान ने भी तो अपना कोई मौक़िफ़ देना है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि ईरान की वजारत दिफा का मौक़िफ़ क्या है। ये तो इंटरनेशनल सोर्सेज हैं और डिफरेंट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं और डिफरेंट चीजें जो इस वक्त मंजर आम पे आ रही हैं, मैंने वो आपके सामने रखी। अब जो ईरान का मौक़िफ़ है ऑफिशियल, वो भी आप सुन लें। ईरान की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि वजारत दिफा के एक वर्कशॉप कॉम्प्लेक्स पर 3 छोटे परिंदों यानी ड्रोन्स के हमले हुए हैं। उनके मुताबिक ये ड्रोन हमला इस्फहान में गोला बारूद की एक फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके की इत्तला के 1 घंटे बाद हुआ। ईरान की मुसल्लह अफवाज की वजारत दिफा और मुआवनत ने अपने बयान में लिखा कि रात तकरीबन 11:30 बजे एक माइक्रो बर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक नाकाम हमला किया गया। ये माइक्रो बर्ड छोटा सा कोई ड्रोन अटैक, लेकिन जो बड़ा धमाका कर सके। ईरान के हवाले से मैं आपको यह भी बता दूं कि बताया है, इन्होंने ये कहा है कि खुशकिस्मती से पेशन गोइयों और दिफाई इक़दामात की वजह से वजारत दिफा के वर्कशॉप कॉम्प्लेक्स में इनमें से एक एयर डिफेंस की जद में आ गया, जबकि बाकी 2 ड्रोन जो हैं वो जाल में फंसकर तबाह हुए हैं। अब ये ईरान का ऑफिशियल वर्जन है। और इस सब के अंदर अभी वजारत दिफा जो है उसने इस हमले में किसी ग्रुप या मुल्क को इसका जिम्मेदार फिलहाल नहीं ठहराया। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इससे कबल, इनकी स्टेटमेंट से कबल, इस्लामी जमहूरिया ईरान के रेडियो और टेलीविजन जो कि ऑफिशियल उनके स्टेट का है, उसने ऐलान किया कि इस्फहान शहर में एक फौजी कारखाने में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। ईरानी टीवी की रिपोर्ट में कहा गया था कि यह धमाका वजारत दिफा की जंगी साजो सामान की तैयारी के मरकज में हुआ। सोशल मीडिया पर धमाके के बाद के मनाजिर जो है वो वीडियोस बहुत ज्यादा मंजर आम पर आ रही हैं। और इस सब के अंदर जो अटैक है उसके कुछ जगहों पर सक्सेसफुल होने के लोकल्स जो
ہیں وہ اس وقت کچھ ثبوت لگا رہے ہیں کہ جی یہ یہاں پر نقصان ہوا ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے, اور اس سارے معاملے کے اندر obviously انٹرنیٹ سروس اب اسی لیے معطل بھی کر دی گئی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے قبل بھی اپریل سن 2021 میں ایک زیر زمین ایران کی تنصیبات تھیں جن پر حملہ ہوا تھا, جس سے جو سینٹریفیوجز ہیں ایران کے ان کو نقصان پہنچا تھا, اور اس کے لیے ایران نے اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا تھا. تو اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت الارمنگ بھی ہے, اور یہ خطے کے لیے بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس میں obviously خطہ جو ہے اس کے لیے بہت سی مشکلات خطے میں ان کا اضافہ ہو سکتا ہے, اور یہ بہت انفارچونیٹ ہوگا. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں عرب ممالک obviously they will be on the other side of ایران, اور وہ ہمیشہ سے سب کے اندر ہوتے ہیں. اور پاکستان کے لیے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات اپنے خراب کرنا وہ تو اس وقت آؤٹ آف کوسچن ہے. ایون مظہر برلاس صاحب نے ایک کالم لکھا جنگ میں, جو کہ بعد میں ڈیلیٹ کروا دیا گیا آن لائن ورژن سے, اور اس کا پھر ذکر نہیں کیا گیا. اس میں انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان خان صاحب آپ کو گاڑی میں لے کے پھرتے رہے تھے سعودی عرب کے اندر, تو اس پرائیویٹ میٹنگ میں جس میں آپ دونوں ایک گاڑی میں تھے تقریباً گھنٹہ پونا گھنٹہ, آپ نے کیا باتیں کی؟ تو خان صاحب نے کہا کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ میں نے ایران پر حملہ کرنا ہے, آپ ہماری مدد کر دیں. اور میں نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کر سکتا, میرے ملک میں ایک جنگ چھڑ جائے گی, میں آپ کی صلح ضرور کراؤں گا. اور میں نے پھر صلح کے لیے اقدامات بھی کیے, بہت سی کوششیں بھی کی. تو یہ خان صاحب کا اس کے اندر اپنا ورژن تھا. تو obviously پاکستان کے اوپر ہر دور میں پریشر ہوتا ہے کہ پاکستان ساتھ دے یا کسی طریقے سے ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, لیکن پاکستان ایک عمران خان کے دور کے اندر بڑی نیوٹرل قسم کی پالیسی, اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے, اور ایک اس طرح کی پالیسی جس میں پاکستان کسی جنگ کا ایندھن نہ بنے اور وہ جنگ پھر ہمارے اپنے اوپر نہ نافذ ہو جائے, پاکستان یہ کوشش کرتا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. ابھی بھی چیلنج ہوگا بلا شبہ, کیونکہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا اور اس سے چیزیں خراب سے خراب تر ہی ہوں گی. ٹھیک ہوتے ہوئے یہ نظر نہیں آ رہی مشرق وسطیٰ کی صورتحال مڈل ایسٹ کی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.